विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। तो टॉपिक जो है हमारा वो उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कल के लेक्चर में मैंने आपको याद करना सिखाया कि कैसे प्रश्न बनने हैं, कैसे याद करना है, सन को कैसे याद करना है, किस तरह से एब्रीविएट लिए जाते हैं उसके। आज उसका डिटेल कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको पता है। 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, WLS बोलते हैं इनको, वन्य जीव विहार। 4 संरक्षण आरक्षित हैं, 2 विश्व धरोहर है और एक रामसर साइट है। रामसर साइट, रामसर जो है वो ईरान में एक जगह पड़ती है, वहां पर कभी सम्मेलन हुआ था। तो अब से क्या है 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क होते क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान ऐसे विशेष क्षेत्र जहां सभी प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। मानव गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध को खास ध्यान रखना है आपने, पूर्ण रूप से प्रतिबंध। राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण यानी बायोडायवर्सिटी का संरक्षण उनके मूल आवासों में इन सीटू संरक्षण विधि से किया जाता है। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय पार्कों का कुल क्षेत्रफल जो है वो 5006.76 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। यानी हमारे जो पूरे राज्य का क्षेत्रफल है वो कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके 9.36% भाग पर नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान पर खास ध्यान देना है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और उस समय उसका नाम जो था वो हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नामकरण हुआ। ठीक है, प्रकृति प्रेमी थे पर साथ में शिकारी भी थे भाई, है ना, एक शिकारी के नाम पर। तो 1957 आपने ध्यान रखना है। 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल जो है 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 2 जिलों यानी पौड़ी और नैनीताल में विस्तृत है। पौड़ी में ज्यादा है, 312.76 किलोमीटर स्क्वायर। क्या क्षेत्रफल जो इस जिम कॉर्बेट का पड़ता है 312.76 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है पौड़ी में, और 208.8 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है नैनीताल में। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल में डिकाला में है। कहां पर है? नैनीताल के डिकाला में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून, कॉर्बेट वाटरफॉल और पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। अब ये तीनों याद रखने हैं आपने, पतली दून भी बोलते हैं, पाटली दून, दूसरा हो गया कॉर्बेट वाटरफॉल और तीसरा हो गया पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नदी बहती है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 ईस्वी को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बाघों के संरक्षण के लिए जो कानून आया उसको सबसे पहले जो मतलब टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया उसके तहत, कानून के तहत, वो जिम कॉर्बेट में किया गया। कहां पर किया गया? डेट याद करनी पड़ेगी। 1 नवंबर 1973 से ये टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है। बाघ मारना कानूनन जुर्म है, धाराएं लगती हैं अगर आपने बाघ मार दिया। ठीक है, बाघ आपको मार दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर बाघ को मार दिया तो समझ लीजिए फिर क्या है, कानून के दायरे में आपको सजा हो सकती है। चलिए जी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर तक के दायरे को अप्रैल 2012 में साइलेंस जोन घोषित किया गया। क्या किया गया है? साइलेंस जोन घोषित किया गया है, यानी किसी भी प्रकार का डीजे, किसी भी प्रकार का जो ध्वनि प्रदूषण है वो आप नहीं कर सकते। और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी जंगल के एरिया में आप जाओ तो एक तो आपने क्या नहीं करना, ये धूम धड़ाका खाना पीना ये लेके नहीं जाना है, क्योंकि आपके भोजन की स्मेल से, आपके जो चिप्स खाते हो आप, वो पैकेट्स वो जब वो चाटते हैं तो उनके शरीर पर उसके दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? क्योंकि आप जिस अजीनोमोटो को खा रहे हो वो अगर वो उन्होंने चाट लिया एक बार तो फिर उनको भी वही आदत पड़ जाती है। आजकल देखे जा रहे हैं कई जो वाइल्ड लाइफ है, रात को कभी जाइएगा देहरादून साइड में तो, या इधर वो पड़े रहते हैं ना कोने पे, तो बारहसिंगा वगैरह बहुत सारे जो जानवर हैं वो आग के होते हैं, उनको चाट रहे होते हैं। किनको?
वो जो पैकेट फेंके हैं आपने, फूड पैकेट्स, समझ में आ गया। दूसरा, आपने परफ्यूम लगा कर नहीं जाना है, आपके परफ्यूम से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होता है। क्या होता है? कोई भी इस प्रकार की गतिविधि नहीं करनी है जिससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो। चलिए जी। तो साइलेंट जोन घोषित किया गया। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इस फोर्स में 118 सदस्य थे। राज्य के उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही आते हैं। ये भी क्वेश्चन बना हुआ, सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। उसके बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी में आते हैं। कहाँ पर? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कठिन है थोड़ा जाना, चढ़ाई बढ़ाई है। वो तो सिख श्राइन हेमकुंड साहब की वजह से क्या है कि वहां पर आवत जावत ठीक है, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सबसे अच्छी व्यवस्थाएं आपको वहीं मिलेंगी। कहाँ? अरे इधर सिख श्राइन हेमकुंड साहब में। भूखे नहीं मरोगे आप, प्यासे नहीं मरोगे, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पर, ठीक है। क्योंकि सिख कम्युनिटी जो है हमारे देश में, वो भूखा नहीं मारती किसी को। दूसरा, कोविड-19 खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। कहां पर? पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। देखो, उत्तराखंड में वैसे कोई भी आपको भूखा नहीं मरने देगा, लेकिन क्या है कि जैसे माना आप नंदा राजजात में या आप इधर रूपकुंड जा रहे हैं, तो बाण के आगे तो कोई इंसानी बस्ती है ही नहीं, क्या मिलेगा फिर खाने को? अगर आप नहीं ले गए अपने साथ तो दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ आपको एक जगह पर, ये बेदनी बुग्याल में फॉरेस्ट का एक वो मिलेगा, एक छोटी सी चाय की दुकान मिलेगी, अगर मिलेगी तो, है ना। अब हो गया होगा तो अलग बात है क्या? हाँ, तो बस 2026 में है क्या? नंदा राजजात वो कीजिए, वो चलिए, ठीक है। हिमालयी कुंभ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो कोविड-19 खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया। महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया टाइगर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। इतना क्लियर हो गया। अगला, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ रहे हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी, उत्तरकाशी जनपद में। इस पार्क का क्षेत्रफल जो है वो 472 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 472 किलोमीटर स्क्वायर है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी जो है गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण हुआ। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हर की दून है, रुई सियारा झील है और ओसका और तालुका में वन विश्राम गृह बने हुए हैं। ओसका और तालुका में वन विश्राम गृह बने हुए हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर, ठीक है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना चमोली जिले में 6 नवंबर 1982 ईस्वी को हुई। इसका प्राचीन नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। वेरी इंपॉर्टेंट, संजय गांधी नेशनल पार्क था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 624 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका मुख्यालय जोशीमठ में। मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा हुआ कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? आंसर जोशीमठ। भगवान नरसिंह का मंदिर है जोशीमठ में, पता है। बद्रीनाथ जाने से पहले भगवान नरसिंह का क्या करना पड़ता है? दर्शन करना पड़ता है। प्राचीन मंदिर है। और आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली भी जोशीमठ में है। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था? डब्लू गार्डन, 1883 में आया था। ऐसे तो कई लोग गए होंगे, बट क्योंकि लिखित में जो है वो डब्लू गार्डन, डब्लू गार्डन 1883। अगला है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्या है? फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन और महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में अलका कहा गया है। फूलों की घाटी को महाकवि कालिदास ने अपनी मेघदूत में वर्णन किया है, अलका कहा है, और स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका नाम जो मिलता है वो क्या मिलता है? नंदन कानन मिलता है। फूलों की घाटी चमोली जिले में है। नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य है। समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसके मध्य में पुष्पावती नदी बहती है। कौन सी नदी? पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल जो है वो 87.50 वर्ग किलोमीटर है और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है? फूलों की घाटी। क्लियर हो गया। बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जैव विविधता के लिए। हजारों किस्म के फूल लगते हैं वहां पर,
है ना। फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किया गया। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम है किसका? फूलों की घाटी का। कब यूनेस्को ने, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। हेडक्वार्टर कहाँ है उसका? यूनेस्को का पेरिस। तो वो जो सूची जारी करती है वर्ल्ड हेरिटेज, यानी फूलों की घाटी खाली उत्तराखंड की हेरिटेज नहीं है, पूरे विश्व का हेरिटेज में उसको शामिल किया गया। कब? 14 जुलाई 2005 को, 14 जुलाई। और ये फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान बना था 1982 में बना था। इस घाटी में फूल खिलने का समय जो है जुलाई अक्टूबर होता है, जुलाई। अच्छा, क्योंकि नेशनल पार्क बन गया तो पहले बकरी चराने वाले जाते थे, बताया जाता है। कौन? भेड़ बकरी चराने वाले। भेड़ बकरी जब चराने वाले जाते थे तो भेड़ों पर वो लगते थे क्या, मतलब उनकी ऊन पर चिपकते थे वो क्या, जैसे फूल चिपक गए, कुछ चिपक गए है। दूसरा जो उनके जो गोबर होता था भेड़ बकरियों का, तो बताया जाता है कि नेशनल पार्क से पहले, घोषित होने से पहले ये ज्यादा अच्छा था क्या, और दूर तक विस्तृत था। धीरे धीरे इसका आकार और वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है फूलों की घाटी का, क्योंकि उसको वो खाद नहीं मिल पा रही है जो बकरियों और भेड़ों से मिलती थी उसको। ये ध्यान रखना। आप अगर औजार लगाओगे किसी पेड़ पर तो वो खराब हो सकता है, लेकिन अगर उसको गाय खाएगी, हाथी खाएगा, कोई जानवर खाएंगे तो खराब नहीं होता है। ये प्रकृति है ना। बंदर आम खाएगा, उसकी गुठली फेंकेगा तो उसमें से पेड़ उगेगा। आप आम खाओगे, उसकी गुठली से जो होगा उसमें आम ही नहीं लगेंगे, जूठा हो जाएगा वो। ये प्रकृति है, पता है? नहीं पता? ठीक है जी। इतना जहरीला है मनुष्य, इसका मतलब है सांप से भी ज्यादा जहरीला। तो इस घाटी में फूल खिलने का समय जो है जुलाई अक्टूबर होता है। फूलों की घाटी की खोज 1931 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ ने की थी। इसका नाम याद रखना आपने, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में बताया। तो इसने एक पुस्तक लिखी द वैली ऑफ फ्लावर। ये अपने साथ कई हजार किस्म के पेड़ फूलों के बीज भी ले गया, 250 किस्म के बीज ले गया है अपने साथ। अरे ऐसे कहाँ होने थे उसके देश में? होते क्या? नहीं होते। चलो, फ्रैंको स्मिथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की है और अपने साथ पुष्पों के लगभग 250 किस्म के बीज ले गया। गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंको स्मिथ का साथी होल्ड्सबर्थ था। कौन था? होल्ड्सबर्थ। ये लोग बड़े घूमने के जिज्ञासु होते हैं, ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। कौन? क्योंकि भौतिकवाद की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं वो। बिल्डिंगें, वो जो कंक्रीट के जंगल हो, इसलिए देखे होंगे आपने, आपके ऋषिकेश में जो फॉरेनर्स आते हैं वो क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग पर जाना है। कहाँ जाना है? ट्रैकिंग जाना है। तो कहाँ भेजते हैं उनको? कुंजापुरी जाते हैं, जंगल से। हम लोग बस में जाते हैं, वो लोग किस में जाते हैं? पैदल जाते हैं। पैदल पैदल पिट्ठू लगाया, पानी की बोतल ली और चल। प्रकृति प्रेमी है क्योंकि। और हम क्या है परिवहन प्रेमी है हम, है ना। भाई प्रकृति के साथ चलिए, आनंद आएगा। जो आनंद प्रकृति के साथ है वो किसी चीज में नहीं है। चलो जी, तो कहां पर पहुंचे हम? अच्छा, ये पढ़ाई लिखाई भी प्राकृतिक नहीं है, इसलिए आपको इसमें मजा नहीं आता है क्या? लेकिन भोजन जो है वो प्राकृतिक है। क्या है? भोजन करने में आपको आनंद आएगा, नदी किनारे बैठने में आपको आनंद आएगा, तैरने में आपको आनंद आएगा, ठीक है, घूमने फिरने में आनंद आएगा, वो प्राकृतिक है। चलिए जी, 1939 ईस्वी में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेग इस घाटी में आई और एक दिन चट्टान से पैर फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कौन? मार्गरेट लेग। मार्गरेट लेग की मृत्यु जो हुई वो लेग फिसलने से, पैर फिसलने से हो गई। ठीक है, अगला। बल्कि एक दिन मुझे एक फॉरेनर मिला, मैं जा रहा था तो स्कूटी से किराए पर ले रखी थी, बहुत पहले की बात है, गिरा हुआ था, एक्सीडेंट हो रखा था उसका, और उसका नाम था फ्रैक्चर। मतलब नाम जो था पता नहीं क्या नाम था, लेकिन साथ में उसके फ्रैक्चर था। मैं उसको लेके गया, फिर डॉक्टर के पास ले गए जब हम, तो फ्रैक्चर था वास्तव में उसके। तो मैंने कहा यतो नामा ततो गुण। मैंने कहा किसने रखा भाई तेरा ये नाम फ्रैक्चर? कह रहा ये मेरी कास्ट है कि कुछ ऐसा बताया उसने। तो मैंने कहा ये गलत है भाई, इसको चेंज कर। देखो अब फ्रैक्चर हो गया। चलो, फूलों की घाटी को बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावती, फ्रैंको स्मिथ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। भ्यूंडार घाटी भी बोलते हैं इसको, है, बैकुंठ भी बोलते हैं, गंधमादन भी बोलते हैं, पुष्पावती नदी बहती है इसलिए पुष्पावती भी बोलते हैं, और फ्रैंको स्मिथ के नाम पर फ्रैंको स्मिथ घाटी भी बोलते हैं।
क्लियर हो गया? जैसे हमारे यहाँ 84 कुटिया है, किसने बनाई? ऋषिकेश में किसने बनाई 84 कुटिया? महर्षि योगी ने बनाई। लेकिन महर्षि योगी का नाम कम लोग जानते हैं और बीटल्स का नाम ज्यादा लोग जानते हैं। पता नहीं क्यों विदेशियों को, विदेशी अगर आ गए तो वो जगह फेमस हो गई, और जिनकी वो परिकल्पना थी 84 आसनों के लिए 84 कुटिया बनाई, उनको, उनके नाम ज्यादा लोग नहीं जानते। इवन ऋषिकेश में रहने वाले लोग नहीं जानते महर्षि योगी का नाम। समझ में आया? तो अब क्या बोले, ठीक है। अमेला या नटग्रास, इसको बोलते हैं पालीगोनम नामक खरपतवार का विस्तार लगातार घाटी में होने से यह घाटी का विनाशक सिद्ध हो सकता है। क्या है वहां पर? अमेला और नटग्रास यानी पालीगोनम। मैंने बताया आपको कि जब से नेशनल पार्क बना है, भेड़ बकरी पालने वालों को जब से प्रतिबंधित कर दिया गया है यहां जाने से, तब से फूलों की घाटी में क्या हुआ है? चेंजेस देखे गए हैं। 83 क्या बोलते हैं 82 से पहले की फूलों की घाटी और 82 के बाद फूलों की घाटी में काफी अंतर आ गया। समझ में आ गया? ऐसे ही चोपता बुग्याल जो है आपका तुंगनाथ वाला जो रास्ता है, अत्यधिक पर्यटन के कारण वहां पर आज वो बात नहीं है जो आज से 35 साल पहले थी। वहां पर 40 साल पहले जो जितना सुंदर था वो आज नहीं है ना। चलो जी, अगला राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना 1935 में की गई थी देहरादून में। हरिद्वार में राजा जी विहार की स्थापना 1948 में, और पौड़ी में चीला वन्य जीव विहार की स्थापना 1977 में हुई थी। अलग अलग थे पहले भाई, क्या थे? तो राज्य का जो प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र था वो मोतीचूर वन्य जीव विहार, ये 1935 में देहरादून में। हरिद्वार में राजा जी विहार की स्थापना 1948 में, और पौड़ी में चीला वन्य जीव विहार की स्थापना 1977 में हुई थी। 1983 में मोतीचूर, चीला और राजा जी विहार को मिलाकर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसका मुख्यालय देहरादून में। इसका मुख्यालय देहरादून में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है, जो 3 जनपदों यानी देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में विस्तृत है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। तो अगर वो पूछेगा आपसे कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, आंसर सी राजगोपालाचारी। इनका उपनाम है राजा जी, उनके नाम पर रखा गया राजा जी नेशनल पार्क। अप्रैल 2015 में राजा जी देश का 48वां राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किसको? राजा जी नेशनल पार्क। पहला कौन था? जिम कॉर्बेट। दूसरा कौन था? राजा जी। यहां राज्य में है, राज्य का दूसरा है ये, लेकिन देश का कौन सा है? 48वां टाइगर रिजर्व है, 48वें नंबर का। क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क में हाथी थे पहले, ज्यादा क्या थे? हाथी। अभी भी है। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 ईस्वी में उत्तरकाशी जिले में हुई थी। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगी भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। हिम तेंदुआ मतलब स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ मतलब स्नो लेपर्ड। गोविंद विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा के लिए 7 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी तौर पर देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन किया गया था। पथिक, पथिक, ठीक है। पथिक किसी का उपनाम भी है, किसका बताओ? जयानंद भारती पथिक, डोला पालकी आंदोलन के जो प्रणेता थे, यानी जिन्होंने विरोध किया था उसका कि भाई ये गलत है कि शिल्पकारों को आप डोला पालकी में बैठने की अनुमति नहीं देते हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं बता रहा हूं उत्तराखंड के वन्यजीव अभ्यारण्य और विहार। अच्छा, एक चीज और समझा दूं मैं आपको। आजकल जो व्यक्ति लोग हैं वो अपने आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? मॉल में ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? ठीक है, खाने पीने को मिलेगा, काफी कुछ देखने को मिलेगा, अगर परचेजिंग पावर सही रही तो हो सकता है खरीदने के लिए भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको प्राकृतिक आनंद लेने हैं तो राष्ट्रीय उद्यानों में घूमिए। कहाँ घूमिए? मतलब बुग्याल में और धार्मिक यात्राओं में जब आप जाएंगे तो आपके शरीर में वो वाइब्रेशंस आएंगे। बोलते हैं ना, वाइब्रेशंस का ही खेल है पूरा जीवन। इसका अच्छे वाइब्रेशंस और बुरे वाइब्रेशंस। बूचड़ खानों में जाओगे
बुरे वाइब्रेशंस आपको क्या करेंगे भाई। अगर किसी व्यक्ति को पोस्टमार्टम रूम में रख दिया जाए एक दिन, पूरे दिन, एक पूरी रात, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ दिनों तक नॉर्मल रहेगा, वो थोड़ा एबनॉर्मल हो जाएगा कुछ समय के लिए, है ना। क्योंकि वो देखेगा कांच के बोयामों में जो बिस्रे रखे होते हैं उन्हें देखकर बड़ा वो हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। शमशान घाटों में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, शमशान वैराग्य हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं आएगा वहां पर। आनंद कहाँ आएगा आपको? प्रकृति में, वहां पर। इसलिए प्रकृति में भी घूमने की क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। चलिए, उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार बता रहा हूं मैं। उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार हैं। कुल क्षेत्रफल जो है 2683.73 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 2683.73 किलोमीटर स्क्वायर। वन्य जीव विहार में जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का संरक्षण इन सीटू संरक्षण विधि से होता है, और राष्ट्रीय पार्क की अपेक्षा मानव गतिविधियों में कुछ छूट, इसको याद रखना है आपने, मानव गतिविधियों में कुछ छूट होती है, जैसे घास काटने और लकड़ी चुगने की। घास काटने की नहीं बोल रहा हूं मैं, चुगने की, कि हाथी ने माना कोई पेड़ तोड़ दिया, वो सूख गया, तो उसको उठाकर आप ले जा सकते हो, पर आप दराती और उससे काट के, आरी से काट के नहीं ले जा सकते, ठीक है। मालन पशु विहार पौड़ी के लैंसडाउन वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मालन पशु विहार जो है वो पौड़ी के लैंसडाउन वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का पहला वन्यजीव विहार है, जिसने स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 के तहत प्रतिबंधित है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य टॉन्स नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है, जिसमें जाने के लिए सांकरी तालुका ओसला हरकीदून ट्रैक एक लोकप्रिय ट्रैक है। कौन सा भाई? सांकरी तालुका ओसला और हरकीदून ट्रैक एक लोकप्रिय ट्रैक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद मैंने कल आपको जितने भी वन्यजीव विहार है वो बताई दिए। गोविंद वन्यजीव विहार है, केदारनाथ वन्यजीव विहार है, अस्कोट वन्यजीव विहार है, सोना नदी वन्यजीव विहार है, बिनसर वन्यजीव विहार है, मसूरी वन्यजीव विहार है, नंदौर वन्यजीव विहार है। इसके बारे में मैं पूरा बता चुका हूं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्र। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई, जिसका विस्तार नैनीताल जनपद में 4.693 वर्ग किलोमीटर पर हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान 1995, कहां? नैनीताल। राज्य के मुख्य जंतु जो विलुप्ति के कगार पर हैं, उनमें से कुछ प्रमुख, जैसे माउंटेन क्वेल यानी पहाड़ी बटेर। माउंटेन क्वेल मतलब पहाड़ी बटेर। दूसरा हो गया सफेद पीठ वाले गिद्ध, सफेद पीठ वाले गिद्ध। तीसरा हो गया बारहसिंगा। चौथे हो गए भूरे भालू। भूरे भालू तो रहे नहीं, अब बहुत ही कम रह गए, गिनती के गिने चुने, ठीक है। और एक हो गया उदबिलाऊ। क्या हो गया? ये नाम आपने तब सुना होगा जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद चावंद की पहाड़ियों में चले जाते हैं अपने परिवार के साथ, तो घास की रोटी बनती है, उनकी बेटी भूख से मरती है। कारण क्या है? उदबिलाऊ खा जाता है उस रोटी। मतलब घास की रोटियां खाई हैं राणाओं ने, तब जाके क्या किया? मुगलों से अपना राजपुताना छीना। बताया जाता है कि अकबर भी नहीं कर पाया, किनको? राणा प्रताप। महाराणा प्रताप पर एक अच्छी पिक्चर बननी चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक। उदबिलाऊ समझ में आ गया। टाइगर वॉच योजना का प्रारंभ 1991-92 में किया गया। टाइगर वॉच योजना का प्रारंभ 1991-92 में किया गया। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत जो है 1970 ईस्वी में की गई। देखो भाई, आज विज्ञान बहुत आगे पहुंच चुका है। उत्तराखंड में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बाघों से क्या है, क्या ग्रस्त है। बच्चों पर बाघ का हमला हो जाता है। भाई ठीक है, बाघों ने भी जंगल में ही रहना है, लेकिन क्या है कि उनके अंदर भी क्या होती है, नहीं, के अंदर भी जिज्ञासा होती है। कभी कभी वो मानव क्षेत्रों, मानव बस्तियों में आ जाते हैं। तो कायदे से वन विभाग को ये करना चाहिए कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार करें, बाघ पर टैग लगा दे, सुन लो, टैग लगा दे, और मोबाइल पर एप्लीकेशन, जो उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास मोबाइल में अलार्म आ जाए। अगर वो मानवीय बस्ती की तरफ आ रहा है या आप किसी रास्ते से जा रहे हो, तो आपको ये पता चल जाए भाई आगे बाघ है, तो आप सतर्क हो जाओ। हाँ जी,
अर्थक्वेक तो एक ऐसी आपदा है जिसका पहले नहीं बता सकता। हाँ, यह है कि प्राइमरी वेव्स के आते ही शायद बता सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बाघ पे बात हो रही है कि बाघ को ट्रैक करने वाले जो ट्रैकर हैं वो उस तरह का एक एप्लीकेशन दें, और क्षेत्र में अगर बाघ की घुसपैठ हो रही है तो मनुष्य को पता चल जाए, एक कॉल आ जाए कि भाई आपके क्षेत्र में क्या है, बाघ है, कृपया सतर्क हो जाइए, बच्चों को अंदर ले जाइए। समझ में आ गया? मार नहीं सकते हम बाघ को, बाघ भी इसी धरती का प्राणी है, वैसे भी बहुत कम हो गए हैं, ये मेरी मतलब सलाह है। बिल्कुल टैग लगाते हैं भाई, है ना, हाथियों पर होना चाहिए अगर क्षेत्र, अब तो खैर अच्छे बन गए हैं कॉरिडोर वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइगर वॉच योजना का प्रारंभ 1991-92 में किया गया। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत जो 1970 में की गई। भैया ये सन याद करने हैं आपने, 70 वाला क्वेश्चन आ रखा। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब? 1970 में की गई। कश्मीर के हंगुल मृग परियोजना की शुरुआत जो 1970 में हुई। कश्मीर में हंगुल मृग परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है। टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। कितने? 9 टाइगर रिजर्व। उसमें पहला जो है वो कौन है? जिम कॉर्बेट। ठीक है। मेहरुड़ी वन्य जीव विहार की स्थापना का मुख्य योगदान जो है ललित मोहन नयाल जी का है। इसकी स्थापना 1977 में बागेश्वर में हुई है। मेहरुड़ी कहाँ है? हाँ, ललित मोहन नयाल जी के प्रयासों से मेहरुड़ी वन्य जीव विहार की स्थापना 1977 बागेश्वर में हुई। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई। कब हुई? हाथी में कुछ नहीं है वैसे खाने योग्य। हाथी को क्यों मारा जाता है? उसके दांत की वजह से। किसकी वजह से? दांतों की वजह से हाथियों का शिकार होता है। हथनी के दांत नहीं होते हैं, शायद होते हैं क्या? हाथियों का ज्यादा शिकार हुआ है दांतों के लिए। तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब? 1992 में हुई। हाथी परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2002 में शिवालिक हाथी रिजर्व नाम से आरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किया गया। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई। भाई बड़ा दुख होता है मुझे कि मैंने कई सालों से गिद्ध नहीं देखे। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया गिद्ध गए कहां, तो पता चला डिक्लोफेनिक एक पेन किलर होती है, वो पशुओं को दी जाती है। बाद में जब पशु मर जाते हैं तो बॉडी में रहते हैं डिक्लोफेनिक, उसको गिद्ध खाते हैं, गिद्ध मर जाते हैं। गिद्ध जो है विलुप्ति के कगार पर आ गए। हमने चंद्रभागा में कई गिद्ध देखे हैं पहले, लेकिन अब दिखते ही नहीं है। समझ में आ गया? मनुष्य ने क्या कर दिया? कईयों को अपने क्षेत्र से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। चलो जी, उत्तराखंड का रामसर स्थल। रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में रामसर कन्वेंशन हुआ। ईरान का शहर है रामसर, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ, यानी रामसर समिट हो गया, रामसर कन्वेंशन हो गया 1971 में, और हम 11 साल बाद 1982 में शामिल हुए। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित जो है उत्तराखंड का पहला और देश का 38वां रामसर साइट 2020 में घोषित हुआ, जो देहरादून से यमुना और आसन नदी के संगम पर स्थित है। पोंटा जाते हुए दिखेगा आपको ये पोंटा साहब। आसन कंजर्वेशन रिजर्व का उद्घाटन 14 अगस्त 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने किया था। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत 444.4 हेक्टेयर में फैला है। यह जलाशय साइबेरियन पक्षियों के सैरगाह के लिए जाना जाता है। साइबेरियन बर्ड्स हिमालय पार करके आती हैं। कहां रह गए? साइबेरिया के मैदान, रूस में, वहां से आती हैं ये पक्षी। ठीक है। और पहले इनका शिकार करते थे यहाँ के लोग, तो अब तो प्रतिबंधित है भाई, अब आप साइबेरियन बर्ड्स को नहीं मार सकते। ऐसे ही पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित का नाम बदलकर अब सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत लगभग 5860 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, जो पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर जिले के अंतर्गत आता है। इसको याद करना है आपने। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, 3 जिले, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर। पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर। ठीक है। बाकी मैंने बता दिया आपको कि आसन वेटलैंड आरक्षित है, झिलमिल
झील आरक्षित ही है, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित ही है, कल बता दिया था मैंने आपको, और नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है। अगला है बाघ गणना 2022। बाघों की संख्या का आकलन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 है और देश में 3167 हो चुकी है। कितनी? 560 बाघ कहाँ है? उत्तराखंड में है। कितने बालिके? 560। और इनकी रफ्तार बड़ी तेज होती है। सुबह आपको यहाँ ऋषिकेश में अगर माना दिख गया, वैसे तो इस तरफ नहीं है, पर अगर दिख गया तो हो सकता है कि दिन तक वो आपको देवप्रयाग में दिख जाए। इतना घूमता है बाघ, पता है? उसका क्षेत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है बाघों का। अच्छा जी, 23 अक्टूबर 2022 को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में उत्तराखंड वन विभाग ने हिम तेंदुआ गणना के आंकड़े ये अच्छा, देश में कुल कितने हो चुके हैं? 3167 हो चुके हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 785 है। एक बार कर्नाटक हो गया था, फिर अभी मध्य प्रदेश बता रहा है। ये तो चेक करना पड़ेगा हर साल, हर 4 साल में चेक करना है आपने। मध्य प्रदेश 785 बाघ हैं, कर्नाटक 563 बाघ हैं, उत्तराखंड 560 बाघ है, यानी तीसरे नंबर पे हैं हम बाघों में। कौन से? उत्तराखंड में बाघों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी 2018 से 2022 118 हुई की, 118 बच्चे हुए। कितने? हाँ। सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब बता रहा हूं मैं हिम तेंदुआ गणना 2022। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई। 23 अक्टूबर 2022 को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में उत्तराखंड वन विभाग ने हिम तेंदुआ गणना के आंकड़े जारी किए। 23 अक्टूबर 2022 विश्व हिम तेंदुआ दिवस, विश्व स्नो लेपर्ड दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। और ध्यान रखना 24 अक्टूबर जो होता है वो होता है यूएनओ डे। क्या होता है? यही होता है 24 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशंस डे। देखो तो, चेक करो तो यूएनओ डे से एक दिन पहले विश्व हिम तेंदुआ, यही होता है। इसके अनुसार राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या जो है 121 आंकी गई है। हिम तेंदुए राज्य के 3000 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं। आपको कहां मिलेगा हिम तेंदुआ पता है? नंदा राजजात में जब आप जा रहे होंगे तो एक जगह आएगी भगवा बासा। क्या आएगी? भगवा बासा, मतलब बाघ का वास होता है, वहां मिलेगा आपको हिम तेंदुआ। क्या हो गया? हाँ, ये तो बच्चा है उसका हिम तेंदुए का। बड़ा देखो ना, बहुत मोटी पूंछ होती है उसकी, पंजे बहुत भारी हैवी होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं उसके शरीर पर। देखा हुआ है मैंने नंदा राजजात के समय में। हाँ, यही है हिम तेंदुआ, बिल्कुल। इसके दर्शन मैंने कर रखे हैं, बस दूर से कर रखे हैं, भगवान की दया से। नजदीक आता तो एक ही बार में कर देता। क्या एक पंजे से ही हड्डियां तोड़ सकता है ये। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के लंका भैरव घाटी में बनेगा। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां बनेगा? उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में लंका भैरव घाटी में बनेगा। अगला बता रहा हूं मैं, उत्तराखंड विश्व विरासत स्थल। तो यूनेस्को ने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर घोषित किया है। IUCN जो रेड डेटा बुक भी जारी करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो 1988 में IUCN के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर घोषित किया है। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेला को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया है। कुंभ मेला, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या होता है कुंभ में? जाकर देखिए, जो वाइब्रेशंस वहां पर मिलेंगे, करोड़ों करोड़ों लोग आ रखे हैं। हाँ, ये है कि कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं स्टैम्पिड जैसी, लेकिन सतर्क रहें अगर आप तो बिल्कुल सही रहेगा। 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेला को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया है। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित हुआ है। रम्माण सलूर डूंगरा जो गांव है चमोली में, वहां पर होता है मुखौटा, रामलीला होती है मुखौटों को पहनकर। मुखौटा नृत्य है ये एक प्रकार का। ठीक है, रम्माण।
भगवान राम से संबंधित है। देहरादून के विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र 29 अगस्त 2014 को यूनेस्को द्वारा स्वीकृति दी गई। इसकी आधारशिला भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में रखी गई और इसका उद्घाटन 2018 में किया गया। क्या? देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र 29 अगस्त 2014 को। इतना समझ में आ गया? बाकी मैं कुछ थोड़ा उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतीय वृक्षों के वैज्ञानिक नाम बता रहा हूं। काफल सुना है? काफल, काफल को बोलते हैं मायरिका एस्कुलेटा, मायरिका एस्कुलेटा। चीड़, इसको बोलते हैं पाइनस रॉक्सबर्गी। जो बॉटनिकल नेम है चीड़ का वो क्या है? पाइनस रॉक्सबर्गी। बांज, हरा सोना भी बोलते हैं इसको, ग्रीन गोल्ड। बांज जो है वो है क्वेरेक्स ल्यूकोटाइकोफोरा, ल्यूकोटाइकोफोरा, क्वेरेक्स ल्यूकोटाइकोफोरा। रिंगाल, इसको बोलते हैं किमोनो बमोसा फैलकाटा, किमोनो बमोसा फैलकाटा। अगला है भांग, इसको बोलते हैं कैनबिस फैलकाटा, कैनबिस फैलकाटा। अगला है किरमोड़ा, खट्टा होता है, इसको बोलते हैं बर्बेरिस लेसियम एशियाटिक। अगला है बेडू, बेडू पाका बारहमासा, सुना होगा आपने। बेडू जो है उसको बोलते हैं फाइकस पालमाटा। अगला है बिच्छू घास कंडाली, इसको बोलते हैं आर्टिका डायुका, आर्टिका डायुका। सेब, सेब को बोलते हैं मेलस पुमिला। अगला हो गया झंगोरा, $1 बिलियन ग्रास भी बोलते हैं झंगोरे को, $1 बिलियन ग्रास झंगोरा। इसको बोलते हैं इक्निक्लोवा फ्रूमेंटेसी, फ्रूमेंटेसी। अगला हो गया केदार पाती, इसको बोलते हैं एस्केमिया लॉरिला। अगला हो गया भीमल, शैम्पू बनता था पहले इससे, भीमल से, भीमल हो गया। ग्रीवा अपोजिटिफोलिया। अगला होगा थुनैर, थुनैर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कैंसर के लिए यूज हो रहा है आजकल थुनैर। इसको बोलते हैं टेक्सस बकाटा, टेक्सस बकाटा। खैर, कत्था निकलता है खैर के वृक्ष से, क्या निकलता है? कत्था, खैर। इसको बोलते हैं अकेसिया कटैचू। अगला हो गया साल, इसको बोलते हैं सॉरिया रोबस्टा। अगला हो गया सागौन, इसको बोलते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस। अगला हो गया देवदार, सिड्रस देवदारा, सिड्रस। देखो ना नाम क्या रखा हुआ, देव, भगवान के नाम पर रखा हुआ, देवदार है ना, सिड्रस देवदारा। अगला हो गया हिसालू, इसको बोलते हैं रूबस इल्टिकस, रूबस इल्टिकस। क्लियर हो गया? तो बस आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। इसके बाद मैं पेपर दूंगा, वो करना है आपने, फिर बताना कितने नंबर।